तो क्या हालचाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज अपन आए हैं एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 15 के साथ, जो कि अपने अवकल समीकरण का ही लेक्चर है। जो कि लेक्चर नंबर 14 में अपन ने 9.6 के 12 नंबर तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी के जितने क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए थे उनको आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व आउट करके उसको भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जितने जो भी एक्सरसाइज है 9.6 इसको भी खत्म कर देंगे और आज की एक्सरसाइज से चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 13 से, हाँ, तो बुक में आपके लिखा है भैया, प्रश्न नंबर 13 से लेकर 15 तक के प्रश्नों में अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट कीजिए और विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं, विशिष्ट हल ज्ञात करना ये तो अपने को आता ही है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट हल में क्या रखा है, सबसे पहले व्यापक हल निकालना सीख ही लिया था। एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, व्यापक हल में एक्स और वाई का मान रखना है, वहां से कांस्टेंट सी का मान निकलेगा, जो भी कांस्टेंट हो बस उठा करके फिर से व्यापक हल में रख देना है, विशिष्ट हल आ जाएगा, काम खत्म। बहुत सिंपल सा है। इस प्रश्न को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे करने में, कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कठिन सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्योंकि फॉर्मेट में ही ये दिया हुआ है, आप देखो ये वाई से वाई कनेक्ट हो रहा है, ये वाई से मतलब एरो, एक मिनट, ये वाई से वाई कनेक्ट हो रहा है। ठीक, अब ठीक लग रहा है एरो? हाँ, देखो ये वाई से वाई कनेक्ट हो रहा, बस लिख देना। चलो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी सॉल्विंग करते हैं आराम से। मैं 2 tan x वाई को अलग लिख दे रहा हूँ। अब ठीक है, कनेक्ट हो रहा, इज इक्वल में साइन एक्स, इसको दो समीकरण नंबर 1। अब लिखो अतः यह, इसको लिखने से ये फायदा है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी उसको सॉल्व करने में कि हाँ भाई इसकी सॉल्विंग कैसे होगी। तो ये चीज़ तो उसको खुद ही क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई सॉल्विंग का मेथड इसका यही है। नहीं तो अगर जैसे लिखोगे नहीं तो वैसे तो उसको पता ही होता, लेकिन आप लिख दोगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है तो भाई उसकी सॉल्विंग पी क्यू और आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तीन ही चीज़ की हमें नीड है। तो हम क्या करेंगे, पी निकालेंगे। पी क्या है, 2 tan x, ठीक है। और q क्या है, q है आपका sin x। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, 2 tan x dx, इसका कर डालो इंटीग्रेशन, काम खत्म। अच्छा देखो, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे ही तो भाई tan x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है। ठीक है, टू तो कांस्टेंट है, 2 को आप कर दो बाहर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, 2 को तो आप कर दो बाहर, tan x का करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ sec x, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर में, 2 बाहर था, ये हो गया e की पावर में 2 log sec x। लेकिन अब देखो 2 पहले आ गया, ई से लॉग काट पीट नहीं पाएगा, तो वो एक काम करेंगे, हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आई एफ बराबर, ई से लॉग को काट दे रहे हैं हम, पावर को उधर भेज दे रहे हैं, फाइनली आपका बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, आई एफ बराबर आपका सेक स्क्वायर एक्स, इसको डब्बे में बनाते हैं। अब लिखते हैं अतः समीकरण 1 का हल। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल भैया वही जो करते आए हैं, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, सॉरी हाँ डी एक्स, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर मान रखो y इंटू आई एफ का मान कितना है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स ही है। एक मिनट, प्रश्न नंबर 13 है ये, 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो और यहाँ पर q कितना है, देखिए q आपको दिया है, यहाँ पर q अपन ने लिखा था साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर बना दो एक लाइन प्यारी सी। अब देखो इसका जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं, ये हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, देखो साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का तो कर नहीं सकते इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको और आसान बना देते हैं। कैसे और आसान बना देते हैं, देखिए इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स तो लिखो ही लिखो, सेक स्क्वायर एक्स को कर दो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो होता ही है, कॉस को भी 2 भागों में तोड़ दो, ये कॉस एक इधर कर दो और एक इसके नीचे कर दो, काम खत्म। अब ये dx, अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया tan x और ये हो गया sec x, बस काम खत्म।
अब ये और आसान हो गया, नहीं तो आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते है कि नहीं, लेकिन फर्स्ट इंटू सेकेंड भी नहीं लगा सकते थे भाई, क्योंकि दोनों ही तो क्या कहते हैं, वो दोनों ही वो वाली टर्म है, मतलब कि एक मिनट, हाँ दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप वो फर्स्ट इंटू सेकेंड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस का सी। ये तो आपका जो आया है, ये क्या आया है, ये व्यापक हल है, लिखना नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। समीकरण एक बनाया था, इसको दो बना देते हैं इसको, ये क्या है आपका व्यापक हल है, जिसको हम लोग व्यापक हल बोलते हैं। अब देखो व्यापक हल, अब दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करना है। प्रतिबंध आपका दिया है x बराबर π/3, y बराबर 0, बस रख दो, y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो मैं 0 ही कर दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। अब देखो sec π/3, ये क्या हो गया, sec π/3 प्लस का c, ठीक। अब देखो sec π/3 प्लस का c, अब यहाँ पर एक काम करना है आप लोगों को कि sec π/3 की जो भी वैल्यू होती है उसको रखो। देखो sec π/3 की वैल्यू कितनी होगी, sec π/3 यानी कि cos का उल्टा होता है ना sec, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, cos का 1/2 का उल्टा करोगे तो आएगा 2, यानी कि हो गया ये 2 प्लस c, इसको भेजोगे तो यानी कि c बराबर माइनस का 2 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, ये क्या कांस्टेंट का मान निकलेगा, उसको उठा के व्यापक हल में रख दो। अब लिखोगे व्यापक हल में जब इसका मान रखोगे तो ये हो जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस का 2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी को बोलते हैं विशिष्ट हल, यही आपका विशिष्ट हल होता है और आंसर भी एकदम ठीक है। हाँ यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, अतः c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, एक सिंपल सी लाइन लिख लेना, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आंसर है। डायरेक्ट लिख करके बस स्क्रीनशॉट मान लो जल्दी से इस प्रश्न का, और अपन अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी मेरे को तो सभी प्रश्न आसान ही है इसमें, बाकी मैं और अदर प्रश्नों की हिंट दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग उसका सॉल्यूशन जरूर करके देखिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। चलिए तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है भाई, अगला प्रश्न एक 14 नंबर है, 15 नंबर। 14 नंबर भी बहुत आसान है, तो उसको भी आप लोग करके देखिएगा। 15 नंबर थोड़ा सा अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो 15 नंबर का मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर तो आप लोग खुद ही से कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है। अच्छा देखो इसमें क्या है, ये वाई से वाई कनेक्ट तो हो रहा है, ठीक है, और बाकी तो उधर है, तो इसमें पी क्या आएगा आपका, पी आपका आ जाएगा 3 cot x, ठीक है, 3 cot x, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 cot x, और इसका q आपका क्या आएगा, साइन 2x q आएगा। इसका IF निकालोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p इंटू डी एक्स। अच्छा देखो माइनस का 3 cot x का क्या हो जाएगा, cot x का हो जाएगा माइनस का 3 तो बाहर आएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन x, ये हो जाएगा log ऑफ साइन x। अब देखो जब ये log ऑफ साइन x तो हो जाएगा, लेकिन अब ये e की पावर में रहेगा तो भाई डायरेक्ट तो e से log कटेगा नहीं, तब वही सेम चीज़ करोगे, इसको क्या करोगे भाई, इसकी प्रॉपर्टी से इसको उधर भेजोगे, यानी इसको पावर में भेजोगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, e की पावर में log साइन, ठीक है, वो एक मिनट, हाँ साइन इनवर्स 3x, ये हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x, ये हो गया इतना, ठीक है। तो जब ये इतना हो गया, ये इनवर्स में पावर है, तो इसको आप ऐसे कर लो 1/sin³ x। अब ये ज़्यादा ठीक है, यानी कि अब आपको समझ में आएगा, IF निकल गया है। तो भाई जब इसका आप हल करते हो तो क्या होता है भाई, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। पूरा ही तो मैं सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए तो भाई y तो ऐसे रहेगा, IF और लिख देना यहाँ पर, यानी कि y इंटू मतलब समझो y अपॉन में sin³ x हो जाएगा ये, और q क्या है यहाँ पर, sin 2x है, तो ये sin 2x इंटू 1/sin³ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन। अब यहाँ पर इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, मेन चीज़ तो मैंने इसको और ये
आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ही इस क्वेश्चन को बताया, अदरवाइज मैं इसको भी ड्रॉप कर देता कि मैं इसको भी नहीं बताता, डायरेक्ट मैं ये वर्ड प्रॉब्लम वाला बताता। लेकिन मेन दिक्कत तो यहाँ पर आई एफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन 2x को आप खोलेंगे, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और बचेगा क्या यहाँ पर 1 में साइन क्यूब एक्स है, तो एक से ये काट दोगे आप तो बचेगा क्या ऊपर 2 cos x बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आपका 2 cos x बचेगा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर बचेगा ये 2 cos x, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। 2 को कर दोगे आप बाहर, मैंने क्या कहा 2 को आप कर दोगे बाहर, बचेगा dx। अब इसको आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हो, इसको अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत आसान है, इससे आसान तो मेरे को लगता ही नहीं कि कुछ होगा। बस बहुत आसान सा है, इसको आप लोग सॉल्व आउट करके देख सकते हो। 1/t² होगा, ठीक, 1/t² हो जाएगा। अब कहोगे 1/t² कैसे होगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, चलिए 1 मिनट, सॉरी। तो देखिए अब इसके आगे मैंने क्या बोला कि भाई नीचे वाले को टी लेट करोगे, साइन एक्स को टी लेट करोगे, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो यानी कि कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/t² dt। 1/t² का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस का 1/t, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 2/t। टी का मान कितना था, टी का मान साइन एक्स था, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स। बाकी इधर का ये हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट आप आंसर, अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस का 2 साइन एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पूरा समझो क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया, बस थोड़ा सा रफ वे में है, आप इसको फेयर कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा ये क्वेश्चन। तो हाँ, मेन अपन 16 नंबर की बात कर रहे थे, 16 नंबर को देखते हैं, बाकी जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, 16 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाला एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र की किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। थोड़ी थोड़ी बातों को समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले बोल रहे हैं एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका मतलब होता है dy/dx। इतना आप लोग रट लो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब होता है dy/dx। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। उस बिंदु, कौन से बिंदु बोला था इसने, एक्स और वाई के योगफल के बराबर, यानी कि x प्लस वाई के बराबर है, यानी कि dy/dx बराबर है x प्लस वाई के। बस यही बनेगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही बनेगा आपका समीकरण नंबर 1, और यहीं पर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो ऊपर y है, दो तरह से इसको कर सकते हो, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, देखा जाए दो तरह से नहीं कर सकते। अगर नीचे भी कुछ होता तब कुछ मामला बना सकते थे, लेकिन ऊपर ही है, तो आप एक काम करो, ऊपर y है तो y को करो कनेक्ट। y को कैसे कनेक्ट करोगे, इस y को इधर बुला लो, यानी कि ये dy/dx, इसको समीकरण छोड़ो, फिर डायरेक्ट हम एक को ही बनाएंगे, ये हो जाएगा dy/dx माइनस x, ये बना समीकरण नंबर 1। इस y से इस y को किया कनेक्ट, अब ये आ गया क्या फॉर्मेट में, अब आप इसको लिख सकते हो। अतः यह रैखिक अवकल समीकरण का रूप है, लिख डालो, अतः यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। जब इसके रूप का है तो इसका फिर लिख भी लो भाई, पी क्यू आई एफ। P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा क्या माइनस का 1, ध्यान रखना मेरी बात को, P यहां पर निकलेगा क्या माइनस का 1। Q क्या निकलेगा यहाँ पर, Q निकलेगा आपका x, ठीक है। IF क्या निकलेगा आपका e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स, क्योंकि मैंने फॉर्मेट में बताया था, फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, पहला dy/dx प्लस का y, py इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर प्लस है। अब मान लो अगर इसमें माइनस का y हो तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस का y है तब यहाँ पर माइनस दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो एज एज्यूम प्लस ही करेंगे, तो अब इसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि इसके जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। तो एक मिनट माइनस का 1 है यार, एक्स क्यों लिख दिया मैंने,
तो ये हो गया माइनस का 1 इंटू डी एक्स, माइनस को करोगे बाहर और 1 इंटू डी एक्स का आएगा एक्स, यानी कि माइनस का एक्स। ये हो गया ई की पावर में माइनस का एक्स, आई एफ भी निकल आया है। अब ठीक, हमें अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्रश्न में ही इसने बोला है कहाँ तक का सॉल्विंग करनी है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात करना है यानी कि व्यापक हल। ठीक, तो कैसे करोगे, देखो अब बस इसका सॉल्यूशन करो, लिखोगे अतः समीकरण एक का हल। अब देखो समीकरण एक का हल क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेट नंबर 1 है तो भैया इसका तो रटा होना चाहिए, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, y इंटू आई एफ क्या है, ई की पावर में माइनस एक्स, क्यू कितना दे रखा है, क्यू है x, ये क्या है ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स सॉरी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये है अरिथमेटिक फंक्शन और ये है एक्सप्लेनेशन फंक्शन। एक्सप्लेनेशन फंक्शन हमेशा सेकेंड होता है, अरिथमेटिक हमेशा फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा करके इसको सॉल्व आउट कर डालो, काम खत्म, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो ये हो गया y इंटू ई की पावर में माइनस एक्स, फर्स्ट को ऐसे लिख करके ई की पावर माइनस एक्स वाले को लिख करके dx माइनस का साइन लगाया, dx अपॉन में dx लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, बड़ा वाला अंदर एक लगाया, छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन, ये dx लिखा, एक बार फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, ब्लैक मार्कर किंग खत्म हो गई क्या, चलो ब्लू तो बचा है अभी। तो अब इसके आगे देखो ध्यान से समझना, ये हो गया y ई की पावर में माइनस का x, ये हो गया x ई की पावर में माइनस का x, और माइनस का x का गुणांक नीचे आएगा, और ये हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, और ये ई की पावर माइनस का x अपॉन में माइनस का 1 का इंटीग्रेशन होगा। इस माइनस को मैं बाहर कर रहा हूँ तो ये फाइनली मैं प्लस कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो ये फिर से एक बार क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस का x ई की पावर माइनस का x, नीचे वाला माइनस मैंने ऊपर किया है, और फाइनली एक मिनट ये हो जाएगा क्या, प्लस ई की पावर में माइनस का x अपॉन में माइनस का 1, इस माइनस के 1 को मैं नीचे से हटा करके ऊपर कर रहा हूँ माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस का x प्लस का c, और इधर जो टर्म चली रही थी ये चल रही थी y ई की पावर माइनस का x। ठीक है, इतना हो गया है। अब एक काम कर देना, ई की पावर माइनस के x से डिवाइड कर देना पूरे में, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का x माइनस का 1 प्लस का c। ठीक, इतना कर देना, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, इतना करके काम खत्म कर देना इसका, इतना करके एक मिनट क्या मिस्टेक कर दी यार, जब ये माइनस बाहर है तो माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या प्लस बनेगा, एक मिनट, हाँ आंसर इसका क्या है, वाई एक्स की पावर ये ई एक्स है, ओ एक्स की पावर, ठीक है, ये इतना 100% करेक्ट आंसर है आपका। ये हो सकता हो किसी में ना मैच करे, तो आप लोग एक काम करना, लेकिन आएगा तो यार माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 1 ही है। ठीक है, चलो ठीक है ना, बाकी प्लस माइनस का हो तो आप लोग देख लेना, बाकी आंसर आपका ठीक है। चलिए, तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब 17 नंबर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, 17 नंबर बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको, बस आपको एक इक्वेशन बनानी है, उसमें भी आपको सेम इतना ही करना है, आपको समीकरण ज्ञात करना है वक्र का, यानी कि व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू है आपका, समाकलन गुणक है। समाकलन गुणक का मतलब, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ठीक समझाने के लिए, कि अगर कहीं पर भी आपसे समाकलन गुणक पूछ ले, मतलब है कि समाकलन गुणक आपसे पूछ ले कि समाकलन गुणक बताओ, इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप इसको कह सकते हो कि वो आपसे IF पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, ये पूछ लेता है MCQ में, और एक क्वेश्चन दिया ही है IF पूछ रहा है, तो इसमें IF P का निकलेगा, P क्या है माइनस का x है, यानी कि IF बराबर, एक मिनट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ, ये है 18 नंबर, इसमें P है आपका माइनस का x। ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पर निकाला ही तो है यार, ये है नहीं माइनस का y बाई एक्स है। चलिए, P यहाँ पर है माइनस का y बाई एक्स, ठीक, y बाई एक्स यानी कि माइनस का 1 बाई एक्स, इसका क्या आएगा माइनस का log x आएगा, माइनस को ऊपर करोगे यानी कि ये हो जाएगा x इनवर्स 1, अरे चलो मैं करवा ही दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप करोगे e की पावर में p इंटू डी एक्स,
तो इंटीग्रेशन इसका मैं इधर साइड में बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x dx। ध्यान से देखना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइनस को मैंने किया बाहर, ये हो गया 1/x dx। फाइनली ये हो जाएगा माइनस का log x, यानी कि ये आपका आया e की पावर में माइनस का log x। ठीक है, अब लॉग तो कट जाएगा ई से, लेकिन माइनस बीच में आ रहा है, तो माइनस को क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर भेज दो, यानी कि ये हो जाएगा ई की पावर में log x इनवर्स 1, यानी कि ई से लॉग कटेगा। फाइनली आपका बचा क्या, x इनवर्स 1। x इनवर्स 1 ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो हम x इनवर्स 1 को 1/x लिख सकते हैं फाइनली। तो इसमें 1/x सी नंबर पे दिख रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। बाकी 19 में भी आपको समाकलन गुणक बताना है, 19 में भी समाकलन गुणक आपको, यानी कि इसका मतलब IF बताना है। 19 वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 19 वाला, और एक मैंने आपको करने को दिया है 17, 19, 14। ठीक, 14, 17, यानी कि मैंने इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। 14, 17, 19, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क वाले हैं। इसको आप लोग करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरे को आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, बाकी मैंने उदाहरण तो स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स में करवाए थे, बाकी जो हैं भी वो और उदाहरण हैं, उदाहरण भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं, तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो बाकी ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है और बहुत इजी भी है, आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। एक एक लेक्चर उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपने लेक्चर नंबर 15 में अपन ने 9.1 क्या कह लो, मतलब पूरा ये जो चैप्टर चल रहा था अवकल समीकरण पूरे को फिनिश कर दिया है। आज से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।